अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। कराची शहर में आग लगने का सिलसिला ना थम सका। आए रोज़ ये तादाद जो है वो बढ़ती ही जा रही है। हम लोग देखते हैं कि एक एक दिन में 3 से 4 मकामात पर जो है वो आग लगी है और उसके बाद उस आग पर काबू पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ है। कहीं जानी तो कहीं माली नुकसान भी हुआ है। अभी हम देख रहे हैं कि कहा यह जाता है कि सर्दियों में आग जो है वो ज़्यादा लगती है क्योंकि शॉर्ट सर्किट होता है, हीटर्स जो है वो चलाए जाते हैं और गैस नहीं होती तो बिजली पर चलाए जाते हैं और इस तरह के वाक़यात में जो है वो इजाफ़ा होता है। लेकिन जब इस तरह की सूरत हाल होती है तो पहला सवाल जो हमारे दिमाग में आता है वो ये आता है कि आग लग जाए तो उसको जो बुझाने का प्रोसेस है वो कितना सेफ़ है, कितना क्विक है। क्योंकि आग तो लग जाती है लेकिन हमारे शहर में हम लोग देखते हैं कि हमेशा हम इसी तज़ब्ज़ुब का शिकार रहते हैं कि काश हमारे पास कोई ऐसा इदारा हो जो कि फ़ौरन आकर इस हंगामी सूरत हाल में इसको टैकल कर सके, लोगों को जो है वो रेस्क्यू किया जा सके और कम से कम जानी और माली नुकसान हो। ऐसा कौन सा इदारा है जो कराची में काम कर रहा है और किस तरीके से ये लोग एक्टिव हैं, किस किस तरीके से जो है वो बेहतरी आ रही है, ये सब कुछ हमने जाना और हमने देखा। हम चाहते हैं कि आज के दिन जो है हम और आप मिलकर देखें कि रेस्क्यू 1122 एक ऐसा इदारा जो कि बहुत क्विक है। 12 से 20 मिनट में जो है हंगामी सूरत हाल में इनकी गाड़ियाँ जो हैं वो पहुँच जाती हैं। उसके बाद तमाम लोगों को जो है वो एक ही पेज पर तमाम स्टेक होल्डर्स को अलाइन किया जाता है और बहुत सारी हंगामी सूरत हाल होती हैं। सिर्फ आग लगना ही एक वाहिद इंसिडेंट नहीं होता, बहुत सारे ऐसे वाक़यात भी होते हैं। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ रेस्क्यू 1122 के हेडक्वार्टर। तो आइए मिलकर अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या सूरत हाल है और किस तरीके से जो है वो तमाम तर सिचुएशन को हैंडल किया जाता है। शहर में कहीं भी जब आग लगती है और वहाँ पर कोई ऐसी इमरजेंसी होती है, मेडिकल इमरजेंसी होती है, तो ही एक एम्बुलेंस होती है जो कि फुली इक्विप्ड एम्बुलेंस है, जो कि फिर यहाँ से मूव की जाती है उन एरियाज़ में या उन जगहों पर जहाँ पर जो है वो आग लगी होती है। ये फुली इक्विप्ड जो एम्बुलेंस है, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं, किस किस तरीके से जो है ये लोगों की जान बचाते हैं और यहाँ से फिर इनको हॉस्पिटल मुंतकिल करते हैं, जो फ़र्स्ट एड दी जाती है, CPR जो है, ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रेहाना यासिर साहिबा। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रेहाना, मुझे ये बताइएगा कि ये जो फुली इक्विप्ड एम्बुलेंस है आपकी किस तरीके से काम करती है और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं जो होती हैं? अच्छा, बताती चलो, हमारे पास बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस भी होती है, एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस भी होती है। इस वक्त जो आपके पास एम्बुलेंस है यहाँ पर इसमें बेसिक से लेकर एडवांस इक्विपमेंट अवेलेबल है। एडवांस के अंदर आपका जो है AED की डिवाइस आ जाती है, शॉक वाली डिवाइस हो जाती है और पोर्टेबल है यहाँ पर अभी हमारे पास मौजूद है। AED की डिवाइस आज अंदर आज दिखाएं है। ठीक है, कार्डिक मॉनिटर है, आज ठीक है, ये हमारी AED की डिवाइस है। ठीक है, ये वो डिवाइस है, ये मैं आपको बताऊंगी। CPR के बाद आपको ये नीड होती है, अगर आप कार्डिक अरेस्ट में होता है विक्टिम्स का ट्रीटमेंट, ये डिवाइस होती है। तो ये डिवाइस हमारी एम्बुलेंस में अवेलेबल होती है। कार्डिक मॉनिटर है यहाँ पर, ठीक है, सक्शन डिवाइस है, इसके अलावा इंट्यूबेशन वगैरह हम ये तमाम फैसिलिटी अवेलेबल है। ऑक्सीजन की सप्लाई अवेलेबल है यहाँ पर, ठीक है। और खुदा ना खासा कोई अगर कोई ज़िंदगी वगैरह भी करवानी पड़े वो भी मैनेज हो जाएगा। और RTA के केसेस आपको पता है बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हम ट्रॉमा भी मैनेज करते हैं इसके अंदर, एम्बुलेंस के अंदर। जी, ट्रॉमा है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट सारे इसमें अंदर अवेलेबल है। अच्छा, सर्जिकल वो भी हैं इंस्ट्रूमेंट्स भी आपके पास? जी, बिल्कुल है, इसके अंदर पड़े हुए ब्लीडिंग किट में, और ब्लीडिंग कंट्रोल जिस तरह आपने करना है तमाम चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल हैं हमारी। ठीक है, ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हमारे पास अवेलेबल होते हैं, यानी कि आपकी बेसिक से एडवांस तक जो भी वो है ना सप्लाई जो आपको चाहिए होंगी, नीड्स होंगी चीज़ों की, वो इसमें अवेलेबल है। सही है। और यहाँ से फिर आप लोग जो हैं वो जो भी मरीज़ होता है उसको आप हॉस्पिटल मुंतकिल करते हैं, या कभी ऐसा भी है मतलब इतनी फुली इक्विप्ड एम्बुलेंस रखी हुई है आपने, मुझे लगता है इसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ती होगी हॉस्पिटल जाने की? इसमें एक्चुअली जैसे मैं फॉर एग्जांपल करती हूँ कार्डिक अरेस्ट में आप CPR फर्स्ट रिस्पॉन्डर कर रहा होता है, उसके बाद ये एम्बुलेंस आती है तो उनके पास AED की डिवाइस अवेलेबल होगी, AED ऑपरेट होगा और यहाँ पर वो मेडिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद वो हॉस्पिटल जाएगा, फिर डॉक्टर देखेगा कि कार्डिक अरेस्ट किस रीज़न की वजह से गया, वो वहाँ पे ट्रीट होगा। अच्छा, यहाँ पर एम्बुलेंस में डॉक्टर्स मौजूद होते हैं? नहीं, अभी आपको पता है जितना बहुत बर्डन है पाकिस्तान में, तो यहाँ पर जितनी भी एम्बुलेंस पाकिस्तान में रन कर रही हैं, अगर ये 1122 की ट्रेन पैरामेडिकल स्टाफ अवेलेबल होता है, इवन दो कि आउट ऑफ कंट्री में भी यही सिस्टम है हमारा। अच्छा, मतलब आप लोगों के पास ट्रेनिंग स्टाफ मौजूद होता है। अगर एम्बुलेंस की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर तमाम तर चीज़ें ऐसी मौजूद हैं, जैसे
अभी रेहाना हमें बता रही थी कि अगर कार्डियक अरेस्ट हो जाता है उसको ये लोग ट्रीट कर सकते हैं। यहाँ पर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा अगर प्रेगनेंसी की कोई सूरत हाल होती है वो सारे इक्विपमेंट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, विच इज़ वेरी गुड। अब जब भी किसी बिल्डिंग में आग लगती है वहाँ से लोगों को रेस्क्यू करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। रेस्क्यू करके उनको बाहर लाया जाता है तो वो सफोकेटेड होते हैं, उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। CPR बहुत इंपॉर्टेंट है। तो CPR ये लोग किस तरीके से देते हैं और किस तरीके से होता है, क्योंकि ये वो बेसिक ट्रेनिंग है मेरे ख्याल से जो सबको आनी चाहिए, तो वो देखते हैं। अच्छा बताइएगा कि CPR जो है वो किस तरीके से दिया जाता है? अच्छा चलिए, एक हमारा जो है वो मेडिकल सर्विस के अलावा हम ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। आपको पता है कि फॉर एमरजेंसी फर्स्ट रिस्पॉन्डर की ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि यानी कि कोई भी इंसिडेंट या कोई एमरजेंसी होती है तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर को क्या एक्शन करना है। इसमें हम इनको बेसिक फायर सेफ्टी की भी ट्रेनिंग करवाते हैं, किस तरह अपनी बिल्डिंग से निकलना है, ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ हो गया, अगर खुदा ना खास्ता कोई अर्थक्वेक आ रहा है, कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो रही तो आपने किस तरह निकलना है, इस तरह की हम जो है ना अवेयरनेस सेशन करवाते हैं। इसके अलावा अगर मेडिकल में लें तो हम बताते हैं कि कार्डियक अरेस्ट किस तरह, कार्डियक अरेस्ट में आपने किस तरह ट्रीट करना है, हार्ट अटैक, ट्रॉमा, ये तमाम हम इस तरह की ट्रेनिंग करवाते हैं। अभी ये यहाँ पे जो रेस्क्यू परफॉर्म कर रहे हैं वो हाई क्वालिटी CPR परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कार्डियक अरेस्ट ये ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है जिसके अंदर जो विक्टिम है ना तो उसकी पल्स प्रेजेंट होती है ना ही ब्रीदिंग, और वो अनकॉन्शियस होता है। तो उसमें जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है उसका क्या काम होता है कि अगर वो गोल्डन मिनट के अंदर CPR परफॉर्म कर देता है तो विक्टिम के बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर किसी ने 1 या 2 मिनट तक CPR नहीं किया तो गुजरते 1 मिनट के साथ जो है ना 10% सर्वाइवल रेट डिक्रीज हो जाता है। किसी भी ऐसी सूरत हाल में जब हम देखते हैं कि कहीं पर आग लग जाती है तो बहुत सारी जानों का जो ज़िया होता है उसकी बुनियादी वजह होती है सफोकेशन। बहुत सारे ऐसे लोग हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं जिनकी कोशिश तो ये होती है कि उन मरीज़ों को बचाया जा सके, लेकिन चूंकि उनको CPR देना नहीं आता तो उनको समझ नहीं आ रहा होता कि ऐसी हंगामी सूरत हाल में आखिर करें क्या। तो यहाँ पर एक छोटी सी एक्टिविटी है जो हम आपको करके दिखा रहे हैं, जिससे हो सकता है कि आप लोगों को समझ आ जाए और अगर ऐसी कोई सूरत हाल आपके इर्द गिर्द होती है तो आप किसी भी या किसी और शख्स की जो है वो जान बचा सकते हैं। हमारे सामने एक मैनिकन मौजूद है। अगर ऐसी कोई भी हालत होती है किसी भी मरीज़ की जो कि कोलैप्स कर गया है और अब वो अपने कॉन्शियस में नहीं है एंड ही इज़ वेरी अनकॉन्शियस, तो आपने करना क्या है ऐसी सूरत हाल में? आपने कोशिश ये करनी है कि जब भी आप उसको CPR देने की कोशिश करें तो आप उसी बिल्डिंग के अंदर उसको CPR ना दें, बल्कि आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि उस मरीज़ को जो है वो आप उस बिल्डिंग से बाहर लाएँ और बाहर लाने के बाद जो है वो आप CPR का प्रोसेस स्टार्ट करें। तो CPR का प्रोसेस बेसिकली होता क्या है, जैसे ही कोई मरीज़ आपके सामने है और वो कोलैप्स कर गया है तो सबसे पहले करना है क्या है? रेहाना आप भी बताइए, मैं करके बताती हूँ कि आपने सबसे पहले, मैं बताती हूँ, आपने मुझे बताना है इज इट राइट और रॉन्ग, ठीक है? आपने सीन असेसमेंट कर ली, आप सेफ जोन में आ गई, आपकी सेफ्टी भी होगी, विक्टिम की सेफ्टी भी होगी। अब ये विक्टिम हो गया कोलैप्स, अब आप इसको रिस्पांस चेक सबसे पहले आपने इसके शोल्डर्स को करना है टैप, ताकि आप ये देख सकें कि शोल्डर जो आपका मरीज़ है वो कॉन्शियस है या नहीं। अगर वो आपको रिस्पांस नहीं कर रहा है उसके बाद आपने ये देखना है सेकंड आपका जो होता है आपने देखना है ब्रीदिंग। सेकंड साइन जो है वो आपने ये देखना है कि जो ब्रीदिंग प्रोसेस है वो हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर ब्रीदिंग प्रोसेस भी नहीं हो रहा है तो ये इस बात की इंडिकेशन है कि विक्टिम कार्डियक अरेस्ट में है, कि विक्टिम जो है वो कार्डियक अरेस्ट में है। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो सेंटर ऑफ द बॉडी होती है वहाँ पर आपने अपने एक हाथ की हील रखनी है। जी बिल्कुल। उसके बाद दूसरा हाथ इसके ऊपर रखेंगे, यस, ठीक और है। आपके शोल्डर अबव द विक्टिम, ओके, 90 डिग्री का एंगल हो गया आपका विक्टिम के साथ और एल्बो आपके बिल्कुल स्ट्रेट होंगे। अब आपकी हैंड प्लेसमेंट भी ठीक हो गई है। अब आपने जो डेप्थ अचीव करनी है एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर या 2 इंच तक आपने अंदर जाना है, कंप्रेस करना है, ठीक है। एंड 1 मिनट के अंदर आपको 120 टू 100 टू 120 आपको करना है। जितना आप कंप्रेस करेंगे उतना आप रिकॉइलिंग का भी ख्याल रखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 26 27 28 29 एंड 30। जब आप ये प्रोसेस कर रहे होंगे या जब आप कोशिश कर रहे होंगे CPR देने की, तो इस सारे प्रोसेस में जब आपने देख लिया है, आपको समझ आ गई है कि मरीज़ जो है वो कॉन्शियस नहीं है, तो आपने ये प्रोसेस करने से पहले मेक श्योर करना है कि आप 1122 को कॉल कर लें, क्योंकि जब तक आप CPR दे रहे होंगे तब तक जो है वो आपकी जो हमारी रेस्क्यू टीम है वो वहाँ पर मौजूद होगी और उसके बाद फिर जो है मरीज़ वो आप उनको हैंड ओवर कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे बताइएगा कि ये करने के बाद ब्रीदिंग का भी एक प्रोसेस होता है, मतलब आप दे सकते हैं। अगर आप 30 कंप्रेशन के बाद 2 ब्रेथ देने हैं तो आप पॉकेट मास्क से दे दें, वरना मैंने आपको कहा कंटिन्यूसली भी आप CPR करती हैं तो वो बहुत इफेक्टिव है। यानी कि जो ऑक्सीजन की अमाउंट चाहिए ना ब्रेन के सेल को, वो जब आप पंपिंग कर रहे हैं उसके अंदर इतनी ऑक्सीजन की अमाउंट अवेलेबल होती है कि ब्रेन के सेल लाइव रह सकें। अच्छा, जैसे रेहाना हम पहले भी बात कर रहे थे कि ये CPR देना ज़रूरी क्यों है। अगर कोई मरीज़ वहाँ पर है और
CPR अगर आप उसको नहीं देते हैं तो क्या नुकसान होगा, और अगर CPR मिलता है तो चांसेस कितने बढ़ सकते हैं? अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, हमारा एस्टिमेटेड टाइम अगर आप लगा रहे हैं, हम 10 से 12 मिनट में पहुंच रही है रेस्क्यू 1122 की टीम, तो उससे पहले जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अगर उसके सामने कोई विक्टिम कोलैप्स हो गया तो उसका CPR स्टार्ट करे। उससे होता क्या है, अगर आप फ़ौरन से उसका CPR स्टार्ट करते हैं तो उसके बचने के चांसेस 90% से ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर अब आप उसी विक्टिम को छोड़ देते हैं, उसका CPR परफॉर्म नहीं करते, तो गुजरते मिनट के साथ इनके हर 1 मिनट के बाद उसका 10% सर्वाइवल रेट कम हो जाता है। फिर क्या होता है कि 4 से 5 मिनट के बाद ब्रेन डेथ हो जाती है, जो कि फिर इरिवर्सिबल होती है। तो अगर आप कर देते हैं गोल्डन मिनट के अंदर, तो बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ठीक है, इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप लोग अपने इर्द गिर्द, हम लोग बहुत ज़्यादा अवेयर करने की ज़रूरत है अपने आप को भी, दूसरों को भी, कि अगर ऐसी कोई भी हंगामी सूरत हाल हो तो एटलीस्ट आप इसके लिए जो है वो मेंटली तौर पर तैयार। अच्छा, इससे पहले जब हम CPR कर रहे थे वो एक एडल्ट का था, उसके बाद अगर हम बात करते हैं 1 साल से लेकर 12 साल के बच्चे की, इसमें बस ये डिफरेंस है कि आपको जो है डेप्थ अबाउट 5 सेंटीमीटर रखनी है एंड यू हैव टू यूज़ वन ऑफ योर हैंड, एक हाथ का इस्तेमाल आपको करना है, और आपको अगर सेम वही प्रोसेस जो आप कर रहे थे CPR का, आपको वही प्रोसेस करना है विद वन ऑफ योर हैंड। अच्छा, 2 हाथ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर चाइल्ड ओबीज होगा फिर आप दोनों हाथों का इस्तेमाल करें। अगर चाइल्ड ओबीज होगा तो आपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करना है एंड सेम प्रोसेस है। और यहाँ पर भी आपने नहीं भूलना कि CPR देने से पहले आप 1122 को कॉल कर लें। इसके बाद चलते हैं, अगर कोई इन्फेंट है, कोई बच्चा वहाँ पर मौजूद है जो कि 1 साल से छोटा है और उसको आपने रेस्क्यू करना है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा वो भी देखते हैं। अगर कोई इन्फेंट बच्चा ऐसी सूरत हाल में मौजूद है जहाँ पर आपको जो है वो उसको CPR देना है, तो इसके लिए आपको अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर बच्चा जो है वो 1 महीने से लेकर 12 महीने के बीच का है, तो आपने करना क्या है, आपने या तो यू हैव टू यूज़ योर 2 फिंगर्स, आप या तो इस तरीके से इसको जो है वो CPR दे सकते हैं, या फिर आप दोनों थम्स की मदद से उसको CPR दे सकते हैं। एंड दिस इज़ द ओनली वे कि आप जो है वो बच्चे की जो है वो जान बचा सकते हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं रेस्क्यू 1122 के हेड क्वार्टर में, और जैसे ही आप लोग इनकी बिल्डिंग से अंदर एंटर होते हैं, जो सबसे पहले आपको मेरे पीछे गेट नज़र आ रहा है, अगर बात करें उस गेट की, तो यहाँ पर आप लोगों को इनका नज़र आएगा सेफ्टी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, यानी कि पूरा एक रूम है जहाँ पर आपको बहुत सारे एजेंट्स मिलेंगे। कोई भी हंगामी सूरत हाल होती है तो यहाँ पर उनको कॉल की जाती है, और कॉल करने के बाद क्या प्रोसेस होता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो रेस्क्यू 1122 वो इदारा है जो कि ये बात क्लेम भी करता है, और हमने देखा भी है कि 7 से 8 मिनट में आपको जो है वो रिस्पॉन्स मिल जाता है, और 20 मिनट्स का एक मार्जिन होता है जिसमें तमाम गाड़ियाँ यहाँ से निकल भी जाती हैं और उस स्पेसिफिक एरिया या उस स्पेसिफिक जगह पर पहुँच भी जाती हैं। तो आइए अंदर चलते हैं और अंदर जाके मज़ीद मालूमात इकट्ठी करते हैं। का सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल, यहाँ पर आपको फ्लोर पर बहुत सारे एजेंट्स नज़र आ रहे होंगे जो कि तमाम तर हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए 24 घंटे जो है वो तैयार रहते हैं। कोई भी कॉल इनके पास आती है तो यहाँ से रिस्पॉन्ड उनको जो है वो कर रहे होते हैं। कुछ ऑफिसर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर काम होता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा ये जो आपका सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल रूम है किस तरीके से ऑपरेट करता है? जी, ये हमारा सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल जो है पूरे सिंध प्रोविंस की कॉल्स को डील करता है। हमारे पास तकरीबन कराची सिटी की जो है 5 से 6 हज़ार कॉल्स डेली की होती हैं। तो ये मैकेनिज़्म हम जो फॉलो कर रहे हैं वो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के हिसाब से कर रहे हैं। जैसे ही कॉल हमारे पास लैंड होती है तो हम 911 का प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, मेडिकल प्रायोरिटी डिस्पैच सिस्टम। तो उस हिसाब से ये होता है कि कॉल जैसे ही लैंड होती है केस एंट्री क्वेश्चंस होते हैं कि हमें पता चले कि इमरजेंसी की सीवियरिटी क्या है, उस हिसाब से हम डिस्पैच करते हैं। तो मैं आपको कॉल का डेमो भी दिखा दूंगा कि किस हिसाब से, मतलब किस तरह हमारे पास कॉल लैंड होती है और किस तरह हम इमरजेंसी में व्हीकल अपनी डिस्पैच करते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि हम लोग देखते हैं कोई भी ऐसा इदारा होता है वो जो है ना उस 15 की बात कर ली जाए, इस तरह का कोई भी इदारा हो जहाँ पर आप इमरजेंसी कॉल्स ले रहे होते हैं, फेक कॉल्स भी आ रही होती हैं। मुझे बताएं फेक कॉल्स की तादाद कितनी आती है? जी बिल्कुल, हमारे पास जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ कराची सिटी से हम डेली 4 से 5 हज़ार कॉल्स ले रहे हैं। तो इसमें हमारे पास फेक कॉल्स, रिलेवेंट कॉल्स और प्रैंक कॉल्स का रेशो बहुत ज़्यादा है। तो मैं आपके थ्रू लोगों को ये मैसेज भी देना चाहूँगा कि काइंडली इस नंबर को आप फ़ौरन मतलब वो बिज़ी ना रखें, क्योंकि अगर आप लोग बिला वजह उसको बिज़ी रखेंगे तो किसी भी इमरजेंसी में हम मतलब उसको इमरजेंसी वाली कॉल रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे। अच्छा रबी नवाज़, मुझे बताइएगा जो फेक कॉल्स आती हैं आपके पास, आप लोगों के पास आती होंगी, क्या कॉल्स आती हैं, क्या कहते हैं? हमारे पास जैसे हमारे पास कॉल ऑपरेटर्स हैं, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि क्योंकि 1122 का अगर आपके पास बैलेंस नहीं है फिर भी आप डायल कर सकते हैं। तो ज़्यादातर हमारे पास जो कॉल्स आते हैं वो कहते हैं कि काइंडली हमें इजी लोड भेज दें, मेरे पास बैलेंस नहीं है, मैं कहीं और कॉल नहीं मिला पा रहा, मैंने 1122 डायल किया, हमें रिचार्ज करवा के दें आप।
इस किस्म की कॉल्स और भी बहुत ही मतलब रिलेवेंट कॉल्स हमारे पास आती हैं। ठीक है। अच्छा, कोई भी कॉल आपके एजेंट के पास आती है कि किसी भी इलाके में जो है इस तरह की कोई सूरत हाल हो गई है, फिर क्या प्रोसेस होता है वो बताइएगा। हमारे पास जैसे ही कॉल लैंड हुई तो हमारे पास केस एंट्री क्वेश्चंस होते हैं। केस एंट्री क्वेश्चंस में हमें सीवियरिटी पता चल जाती है कि कॉल की सीवियरिटी क्या है। उसके बाद ये है कि सवाल पूछे जाते हैं कि किस किस्म की इमरजेंसी है। विक्टिम अगर कोई ट्रैप है तो हमें पता चल जाता है कि इमरजेंसी की नौयत क्या है। उसके बाद ये है कि फॉर्म फिल करने के बाद हमारे पास डिस्पैचर्स के पास फॉर्म आ जाता है और जिस किस्म की इमरजेंसी रेस्क्यू व्हीकल की नीड होती है वो हम डिस्पैच करवा देते हैं। वो यहाँ से आप लोग डिस्पैच करा देते हैं। ठीक है जी, जिस डेमो की हम लोग बात कर रहे थे कि एक डेमो कॉल हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से जो है ये सारा प्रोसेस होता है। ज़्यादा यहाँ पर वक्त नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी काम हो रहा है और जैसे हम लोग देख रहे हैं कि ये वो महीने होते हैं जहाँ पर जो है वो आग लगने के वाक़यात में इजाफा हो रहा होता है, तो इनको भी ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। जल्दी से एक क्विक डेमो कॉल देख लेते हैं कि किस तरीके से रेस्क्यू 1122 का जो ऑपरेशन है वो अमल में लाया जाता है। सर इमरजेंसी रेस्क्यू सर 1166 में बात करें जी, फरमाइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। सर एड्रेस कंफर्म करें, कहाँ आग लगी हुई है सर? गुलशन चौरंगी सर। अपॉइंट नंबर बताएं सर। ठीक है सर, हाउस नंबर बताएं। ठीक है ठीक है सर, नाम बताएं अपना। मेहता बात करें सर आप। मोबाइल नंबर ये राब्ते के लिए सर। ठीक है सर, मुझे ये बताएं किचन में आग लगी हुई, कोई जानी मानी नुकसान हुआ है या कोई विक्टिम मौजूद है अंदर? ठीक है सर, आप परेशान मत होइए, मैंने आपके लिए फायर ब्रिगेडर की और एम्बुलेंस की गाड़ी मूव करवाई है। ठीक है, आपकी तरफ आ रही है। ठीक है, मुझे ये बताइए कोई विक्टिम अंदर मौजूद है इसमें? अवेलेबल है? कितने विक्टिम मौजूद है सर आप मुझे ये बताएं। 5 विक्टिम मौजूद में इसमें। ठीक है सर, मैंने आपके लिए रेस्क्यू टीम भी अरेंज कराई, वो भी आपकी तरफ आ रही है। ठीक है, तो आप परेशान मत होइए। ठीक है, चंद सवाल करूँगा, तावन कीजिएगा। ठीक है, मुझे ये बताइए कोई जल रहा है या कोई झुलस रहा है? ठीक है, मुझे बताइए कोई मरीज़ या विक्टिम को खतरे से बाहर है? ठीक है सर, आप परेशान मत होइए, मैंने आपके लिए एम्बुलेंस और रेस्क्यू टीम और फायर ब्रिगेड की रवाना करवाई है। ठीक है, मुझे ये बताइए क्या मुकम्मल होश हवास में मरीज़? क्या वो नॉर्मल सांस ले रहे हैं अभी? ठीक है सर, वो आपके लिए रवाना हो चुकी है सर, आप परेशान मत होइए। ठीक है, और मुझे ये बताएं क्या उसे बात करने में दुश्वारी हो रही है अभी? उनके जिस्म पे कौन से जलन हुई है सर? ठीक है सर, मुझे ये बताएं क्या ये वाक़या कब पेश आया था? अभी वाक़या पेश आया। ठीक है सर, आप परेशान मत होइए, मैंने आपके लिए फायर ब्रिगेड की और रेस्क्यू और एम्बुलेंस की जो है रवाना हो चुकी है। ठीक है सर, आप परेशान मत होइए। ठीक है ठीक है सर, सर एमरजेंसी कॉल करेंगे। शुक्रिया सर, अल्लाह हाफिज़ सर। ऐसे जब भी किसी हंगामी सूरत हाल के लिए कॉल आती है, इन्फॉर्मेशन ली जाती है और चूँकि ये लोग इंटरकनेक्टेड होते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इनके शिफ्ट मैनेजर के पास जाती है। यहाँ से भी हमारे पास फॉर्म जनरेट हो गया। अभी हम जो है ऑपरेशन विंग जो है वो हमारी हर एरिया वाइज हमने ऑपरेशन जो है विंग्स की हुई है, डिज़ाइन की हुई है। देन अभी यूँ आपके पास एक कॉल गई है, अब ये कॉल की इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई है। अब आप मुझे बताएं कि आप इसको कैसे किस तरीके से ट्रांसफ़र करेंगे और कितना टाइम आपको चाहिए होता है ये सब कुछ करने के लिए? फॉर्म हमारे पास जनरेट हो गया जिसमें यही इन्फॉर्मेशन अभी हम अपने ऑपरेशन विंग को दे देंगे। ठीक तरीके से देते हैं वो भी बता दीजिएगा। जी, कंट्रोल टू ऑपरेशन विंग 1, फायर इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है गुलशन चौरंगी A1 अपार्टमेंट्स और अपार्टमेंट नंबर है 2। ये फायर इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है जिसमें एक किचन में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। इसमें विक्टिम्स भी हैं तो हमें एम्बुलेंस की भी नीड होगी। इस तरीके से जो है इस इन्फॉर्मेशन को आगे जो है वो डिलीवर किया जाता है और उसके बाद फिर टीम को तैयार किया जाता है या जो चीज़ें वहाँ पर चाहिए होती हैं वो यहाँ से जो है वो आगे की जाती हैं। टीम्स हमारी ऑलरेडी अलर्ट होती हैं, जैसे कोई इंसिडेंट आ जाता है देन उसके बाद हमारी टीम्स वहाँ से ही मूव हो जाती हैं। जी, टीम जो है वो रवाना कर दी जाती है। उसके अलावा मुझे बताइएगा कोई मेजर इंसिडेंट हो जाता है, कोई बड़ी सूरत हाल, नागहानी सूरत हाल पेश आ जाती है, तो उसको किस तरीके से आप लोग कंट्रोल करते हैं? आप लोग का जो कंट्रोल रूम है कहाँ पर है? जैसे भी कोई इंसिडेंट, जैसे भी हमारे यहाँ से टीम मूव हुई है, अब हमारी टीम को वहाँ पर बैकअप चाहिए तो हमारे वहाँ से इंसिडेंट कमांडर जो है वो कंट्रोल से कांटेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ से हम बैकअप दोबारा मूव करते हैं। जितना भी हमारा बैकअप होता है, इन केस और भी ऑपरेशन विंग्स को इंक्लूड करना है तो हम दोबारा उनके साथ बैकअप यहाँ से मूव कर देते हैं सारा। कॉल हमने देखा कि वो रिसीव हो गई और आगे जो है वो इन्फॉर्मेशन भी डिलीवर कर दी गई है। ऑपरेशन विंग इस इन्फॉर्मेशन के बाद किस तरीके से ऑपरेट करता है वो हमें रावल बताएंगे। रावल से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम रावल। वालेकुम सलाम।
जैसे ही हमें कंट्रोल से इन्फॉर्मेशन आती है कि फायर हुई है, हम इमीडिएटली हमारी टीम अलर्ट होती है, हम टीम मूव करवाते हैं। उसके बाद हम फर्दर जो कॉलर होता है उसमें इन्फॉर्मेशन लेते हैं कॉल किस नौयत की है। इसी तरह हमारे कंट्रोल रूम में कराची के जितने भी बड़े, सिंध के जितने भी बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, कराची इलेक्ट्रिक हो, सुई गैस हो, कराची वाटर सप्लाई हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनसे हमारा 24/7 रब्ता होता है। किसी भी मदद की ज़रूरत होती है, पुलिस हो, रेंजर्स हो, हम कंट्रोल से रब्ता करते हैं। जिस तरह आपने सैटरडे को देखा था, बड़ा इंसिडेंट हुआ, हमारे कंट्रोल रूम से रब्ता हुआ, बर वक्त रेंजर्स भी थी, पुलिस भी थी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी थे। इस तरह हमारी टीम डिस्पैच होती है। हम यहाँ से इन हाउस, हम जो हमारी एक टीम कमांड करती है ऑपरेशन पे, हम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठे करते हैं, जिसकी ज़रूरत होती है हम वो अलाइन करते हैं। जब तक, चूँकि कराची में ट्रैफिक का बड़ा मसला होता है, इससे हम पहले जो हमारी टीम जो है हमारी मेन पावर में रवाना करते हैं, उसके इमीडिएटली हम जो बड़ी गाड़ी होती है, फायर की हो, रिकवरी हो, स्ट्रक्चर कोलैप्स हो, इस वक्त अभी फायर की इमरजेंसी है हमारी, आपने देखा विदिन नो टाइम हमारी गाड़ी मूव हो गई। ठीक है, तो आपकी जो गाड़ी है कितनी देर में पहुंच जाती है? हमारा रिस्पांस टाइम 12 से 20 मिनट है, मगर चूँकि शहर बड़ा है, ट्रैफिक होती है, इस वजह से कभी कभी रिस्पांस टाइम ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है जी, रावल हमारे साथ मौजूद थे जो हमें बता रहे थे अगर हम लोग देखें कहीं भी आग लगती है तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमें पुलिस, रेंजर्स, सिक्योरिटी हो गई, एम्बुलेंसेज हो गई, तमाम तर सहूलियात या पानी बहुत बड़ी तादाद में चाहिए होता है तो वो भी वहाँ पर मौजूद होता है। तो ये सारी चीज़ें एक तरीके से एक ही टाइम पर एक ही जगह पर कैसे पहुंच जाती हैं। तो रावल हमें एक्सप्लेन कर रहे थे कि तमाम स्टेक होल्डर्स को जो है वो एक ही जगह पर जमा किया जाता है जब इनके पास इन्फॉर्मेशन आती है। तो ये इंटरकनेक्टेड होते हैं आपस में तमाम इदारों से और जिसकी ज़रूरत होती है उसको इन्फॉर्म कर दिया जाता है और कोशिश ये होती है कि उस इंसिडेंट पर जो है वो जल्द से जल्द पहुँचा जाए। और रेस्क्यू 1122 की अगर बात करें तो 12 से 20 मिनट का इनका एक टाइम होता है जिसमें इनकी कोशिश ये होती है कि उस जगह पर जो है वो पहुँच जाए। इससे पहले हम लोग मौजूद थे सेंट्रल कमांड रूम में और इस वक्त जिस जगह पर हम लोग मौजूद हैं ये है सिचुएशन रूम, जहां पर तमाम तर क्रिटिकल सिचुएशंस को जो है वो हैंडल किया जाता है। किस तरीके से काम होता है ये जानते हैं हम रबनवाज से। अस्सलाम वालेकुम रबनवाज। वालेकुम अस्सलाम। रबनवाज बताइएगा कि क्या इसके बाद क्या होता है, सिचुएशन रूम्स में बेसिकली होता क्या है? बेसिकली सिचुएशन रूम बनाने का मकसद ये था कि कोई भी ऐसी मैसिव इमरजेंसी, बड़ी इमरजेंसी आ जाती है, इंसिडेंट हो जाता है, जैसे नवाबशाह का इंसिडेंट था, अभी कुछ दिन पहले आरजे मॉल में इंसिडेंट हुआ था फायर इंसिडेंट का। तो इस हिसाब से किसी भी बड़ी इमरजेंसी में सारे स्टेक होल्डर्स को हम यहाँ पे अलाइन करते हैं और जो भी डिसीजन लेना होता है, जिससे ही इंसिडेंट को कमांड करना होता है, वो सारे स्ट्रेटेजिक डिसीजंस यहाँ से लिए जाते हैं। इसी वजह से हमने ये एक प्लेटफॉर्म इंटीग्रेटेड सर्विस का बनाया है कि सारे स्टेक होल्डर्स अंडर वन अम्ब्रेला आके एमरजेंसीज़ को टैकल कर सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया रबनवाज, थैंक यू। इस वक्त मेरे पीछे आपको जितना भी इक्विपमेंट नज़र आ रहा है ये यूज़ किया जाता है अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू में। और जो पीछे मेरे व्हीकल आपको नज़र आ रही है डिज़ास्टर रिस्पांस व्हीकल, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टेशन इंचार्ज। तो इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये तमाम तर जो चीज़ें हैं किस तरीके से यूज़ होती हैं और अगर किसी शख्स के पास, जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं, उनके पास ये तमाम इक्विपमेंट मौजूद ना हो तो किस तरीके से उस छोटे से स्पैन में अपने आप को जो है वो बचाया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम हम्माद। वालेकुम अस्सलाम। हम्माद बताइएगा कौन कौन से इक्विपमेंट यहाँ पर मौजूद हैं और किस किस तरीके से काम करते हैं? इस वक्त जो आप व्हीकल देख रही है डिज़ास्टर रिस्पांस व्हीकल है और इसके अंदर जो इक्विपमेंट्स मौजूद है वो आरटीए से लेकर रेस्क्यू फ्रॉम द हाइट और इनके साथ सीवियर इमरजेंसी, फायर सीवियर इमरजेंसी में हम लोग ये व्हीकल रिस्पांस करते हैं। ये जो इक्विपमेंट्स आप देख रहे हैं, ये रैक हमारे पास है, कुछ हाइड्रोलिक जैक्स है, स्प्रेडर्स है, कटर्स है। स्प्रेडर्स हम लोग यूज़ करते हैं अगर कोई हैवी लिफ्टिंग है, कोई विक्टिम हमारा अंडर नीड है, अंदर फंसा हुआ है, तो उसको किस तरह हम लोग उठाए गए हैवी वेट को, इसके लिए हम स्प्रेडर यूज़ करते हैं। ये स्प्रेडर ये स्प्रेडर है, ये स्प्रेडर है, ये स्प्रेडर है, ये बैटरी, जी ब्लैक वन बैटरी ऑपरेटेड स्प्रेडर है। इसी में हमारे पास हाइड्रोलिक कटर्स भी मौजूद है। इन केस ऑफ कोई आयरन स्टील बार है जो बहुत मोटी है और हमें उसमें से विक्टिम रेस्क्यू करना है तो हम ये हाइड्रोलिक कटर यूज़ करेंगे। ये हाइड्रोलिक कटर्स है हमारे पास। इसी तरह हमारे पास SCBA मौजूद है। अगर हमें किसी कन्फाइंड स्पेसमेंट में एंट्री करनी है जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम है या टॉक्सिक गैसेस मौजूद है तो उसके लिए हमारे पास SCBA मौजूद है। हमारे पास इसमें फ्रेश एयर की सप्लाई मौजूद होती है जो हमारे रेस्क्यूअर को 20 to 25 मिनट तक इन केस ऑफ इमरजेंसी और ऑन द केस ऑफ कि कहाँ वहाँ पे कितनी कन्फाइंड स्पेसमेंट है, क्या गैसेस है, वो उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। 20 to 25 मिनट 20 to 25 मिनट डिपेंड करता है रेस्क्यूअर की इनहेल कितनी है। हाँ, ठीक है, ठीक है। अगर रेस्क्यूअर हैवी ब्रेदर है तो वो उसके लिए टाइम स्पेंड कम हो जाएगा और अगर रेस्क्यूअर लाइट ब्रेदर है तो उसके लिए टाइम स्पेंड बढ़ जाएगा। इसी तरह हमारे पास ये आ गया एग्जॉस्ट सिस्टम आ गया। कहीं अगर फ्यूम्स
कन्फाइंड स्पेसमेंट के अंदर मौजूद है, हमें उधर से फ्रेश एयर लेके आनी है तो हम उसके लिए एग्जॉस्ट यूज़ करते हैं। हाइड्रोलिक जैक्स मौजूद है हमारे पास, अगर हमें कोई हैवी वेट लिफ्ट करना है तो उसके लिए हम हाइड्रोलिक जैक्स को यूज़ करते हैं। अच्छा, ये जो तमाम जैसे आप बात कर रहे थे, अगर कोई सीरियस इंसिडेंट हो जाता है वहाँ पर आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। अभी जो हमने इंसिडेंट देखा शॉपिंग मॉल का, वहाँ पर आपने यूटिलाइज़ किया इसको? बिल्कुल ही, वहाँ पे जो मुझे वो बता दीजिएगा कि कौन कौन से इक्विपमेंट हैं, किस किस तरीके से आपने वहाँ पर यूज़ किए ताकि थोड़ी सी आसानी हो जाए। इसी तरह ये देखिए हमारे पास SCBA, जब तो हमारी जो पहले रेस्टोरेंट ने एंट्री कराई वो SCBA के थ्रू एंट्री कराई। जितने भी विक्टिम को हमने वहाँ से इवैक्यूएट करा तो वहाँ पे आपने देखा होगा धुआं बहुत था, स्मोक बहुत था। अब स्मोक के अंदर से हमने ये हमारे पास जो है इंफ्रारेड कैमरा है जिसकी मदद से हमने वहाँ पे देखा कि विक्टिम्स कहाँ मौजूद है और SCBA के थ्रू फिर हमने वहाँ पे फोर्सफुल एंट्री करी। इसी तरह फोर्सफुल एंट्री टूल्स हमारे पास, कटर वहाँ पे यूज़ है हमारे पास, वहाँ पे हैमर यूज़ है, आयरन मिरर ब्रेक करने के लिए मिरर ब्रेकर यूज़ हुआ हमारे पास। इसी तरह हमारे ये जो स्प्रेडर्स हैं हमने वहाँ पे कटर्स जो है इसके थ्रू हमने वहाँ पे एंट्री कराई, उनके गेट्स काटे, लॉक्स तोड़े हमने वहाँ पे। अच्छा, अगर आप ये तमाम चीज़ें तो होती हैं, लेकिन अगर सेफ्टी इक्विपमेंट्स वहाँ पर पहले से मौजूद हों, मतलब जितने भी आपको प्रिकॉशंस आपको लेनी चाहिए, कोई भी शॉपिंग मॉल या कोई भी बिल्डिंग बनती है, अगर वहाँ पर मौजूद हों तो फिर आप लोगों को आसानी हो जाती है या इतना ही मुश्किल होता है? देखिए, जो वहाँ पे सेफ्टी, बिल्डिंग की सेफ्टी मौजूद होती है, वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर कुछ फ्लोर्स पे मौजूद थे, ठीक है, वो हमने यूटिलाइज़ भी करे कहीं कहीं पे, लेकिन उनकी जो इक्विपमेंट्स है वो उनकी पर्सनल सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो इक्विपमेंट जो वहाँ पे मौजूद है वो उनको प्रॉपर तरीके यूटिलाइज़ करें, उन्हें प्रॉपर तरीके से यूज़ करना हो, उन्हें इवैक्यूएशन ड्रिल्स कंप्लीट हो उनकी, और उन्हें पता हो कि इन केस ऑफ इमरजेंसी उन्हें क्या रिस्पॉन्स करना है, तो वो बेनिफिशियल होता है जो वहाँ पे मौजूद है लोग। अच्छा, लोगों की एक आम शिकायत भी होती है हमाद के आग लग गई है, लोग वहाँ पर पहुँच गए हैं, लेकिन जो है ना काम सुस्त रवि का शिकार है, काम नहीं हो पा रहा है। हम बात भी कर रहे थे तो उनका ये कहना था कि फॉर सपोज़ आप लोगों के पास इतना इक्विपमेंट है या आप लोगों के साथ पास तमाम तर चीज़ें हैं, तो उसके लिए ये टाइम टेकिंग चीज़ें होती हैं। आप लोगों को एक स्पेसिफिक टाइम भी चाहिए होता है अगर आपने फोर्सफुली एंटर होना है या आपने अपने लिए रास्ता बनाना है, या जैसे आप बता रहे थे कैमराज के थ्रू आपने देखना है कि कौन कौन से लोग कहाँ पर मौजूद हैं, तो इन सारे प्रोसेस में कितना टाइम आपको लग जाता है? प्रोसेस के अंदर जो टाइम है वो कोई नहीं होता। हम जैसे ही इंसिडेंट साइट पे पहुंचते हैं तो सबसे पहले तो हमें इवैल्यूएट करना पड़ता है कि वहाँ पे रिस्पांस किस तरह करना है, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग पहुंचते हैं वहाँ पे, लेट सपोज वहाँ पे विक्टिम मौजूद है, तो हमारा रिस्पांस टाइम ये होता है कि सबसे पहले हम जो विक्टिम, लाइव विक्टिम है, उनको इवैक्यूएट करें। इवैक्यूएट करने के बाद उसमें हमें इतना टाइम नहीं लगता, हमने फ़ौरन प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। आप ये देखिए 15 मिनट्स के अंदर हमारा वहाँ पे रिस्पांस टाइम था और हमने 15 मिनट के अंदर वहाँ पे ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया था। ठीक है जी, हमाद हमारे साथ मौजूद थे और वो बता रहे थे कि कोई भी हंगामी सूरत-ए-हाल हो जाती है जहाँ पर जो है इनको अंदर जाकर फोर्सफुली एंटर करने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स इनको दरकार होते हैं। और अच्छी बात और खुशाइन बात यह है कि हम लोग ये तो देख लेते हैं कि आग कहीं पर लग जाती है, लेकिन उसके बाद लोग भी जो है वो रेस्क्यू हो जाते हैं, उनको बचाया भी जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग ये चीज़ें भूल जाते हैं कि बहुत सारे ऐसे इदारे या बहुत सारे ऐसी मैन पावर होती है जो कि उस काम को जो है वो कामयाब कर रही होती है, और किस किस तरीके से क्या क्या मुश्किलात उनको फेस करनी पड़ रही होती हैं। इक्विपमेंट देखकर या ये सारा प्रोसेस देखकर एक तसल्ली ये भी होती है कि अगर कहीं पर भी इस तरह का कुछ इंसिडेंट होता है तो एटलीस्ट हमारे पास ऐसे इदारे मौजूद हैं जो कि बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं और बहुत प्रोफेशनल भी हैं, उनको पता है कि किस तरीके से इस काम को जो है वो सरअंजाम देना है। इसके अलावा कुछ और भी जैसे हम लोग देखते हैं कि इनकी कैटेगरीज डिफरेंट होती हैं। कुछ एक और स्टॉल भी मौजूद है, वहाँ पर जाकर देखते हैं कि किस तरीके से क्या प्रोसेस होता है, किस किस्म की जो है वो इमरजेंसी हो तो उसको किस तरीके से टैकल किया जाता है। इस वक्त मेरे पीछे जितना भी आपको इक्विपमेंट नज़र आ रहा है, ये इक्विपमेंट इस्तेमाल होता है ड्राउनिंग एमरजेंसी में, क्योंकि हम लोग देखते हैं अक्सर ऐसा होता है कि समंदर में भी हादसात का शिकार लोग हो रहे होते हैं, सेफ्टी प्रिकॉशंस उस तरीके से नहीं लिए जाते हैं। बहुत सारे केसेस हमारे सामने आते हैं जहाँ बहुत बड़ी तादाद लोगों की होती है जो कि डूब जाती है और अपनी जो है वो जान गंवा देते हैं। तो किस तरीके से उस तरह की एमरजेंसीज़ को टैकल किया जाता है, रेस्क्यू 1122 किस तरीके से उस पर काम करता है और उसके लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स इनके पास मौजूद हैं, उसी पर बात करने के लिए हमारे पास सैफ़ी साहब मौजूद हैं। इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा सैफ़ी, किस किस तरीके से कौन कौन से इक्विपमेंट हैं, किस किस तरीके से इस एमरजेंसी से आप लोग टैकल करते हैं? अच्छा, हम इस वाटर रेस्क्यू की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास दो किस्म की एमरजेंसीज़ एक होती हैं, जिसके अंदर पहली एमरजेंसी होती है कि बंदा ड्राउन हो रहा हो या किसी चीज़ पे होल्ड किया हुआ हो और उसने एमरजेंसी सर्विस को कॉल आउट किया हो, तो उस एमरजेंसी को डील करने के लिए हमारे पास मौजूद है लाइफ बॉयज़। ये हमारे पास इनिशियली होता है किसी को भी लैंड पे होते हुए या बोट में होते हुए उसकी तरफ फेंक दिया जाता है ताकि वो उसको ग्रैस्प कर ले, उसके पीछे हम रोप बांध देते हैं और उसको हम अपनी तरफ खींच लेते हैं। ओके। अगर
लाइन और इसके साथ हमारे पास होता है लाइफ जैकेट। अगर हमारे पास विक्टिम जो है हमें उसके पास पहुंचना हो तो हमारे पास स्विमर्स होते हैं जो स्विम करते हुए उसको लाइफ जैकेट पहना के और उसको रिकवर कर लेते हैं। ठीक है। और अगर ड्राउनिंग हो जाए तो उसके लिए हमारे पास फिर वेट सूट्स होते हैं, डाइविंग का पूरा इक्विपमेंट होता है जिसके अंदर हमारे पास ये वेट सूट शामिल हैं, वेट बेल्ट्स होते हैं। ये क्या है? ये आपका वेट सूट है? जी, ये जो है ये हमारा वेट सूट है, ठीक है। और इसके साथ इसकी एसेसरीज होती हैं जिसके अंदर हमारे पास वेट्स होते हैं, रेगुलेटर्स होते हैं, फिन्स होते हैं। ये रेगुलेटर्स हैं, ये फिन्स हैं जो कि इस ड्रेस के साथ लगते हैं, अटैच होते हैं। वो फुल फेस मास्क है जी, ये फुल फेस मास्क है। और ये सब कुछ पहनने के बाद आप लोग वो जो आपके पास जो बंदा होता है जो कि डूब रहा होता है जी, तो फिर आप लोग ये इस्तेमाल डूब चुका होता है फिर आप लोग इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास क्योंकि कराची में हमारे पास जो नाले, नदी, मेन होल्स ये हमें पता है कि ये खुले होते हैं, तो अक्सर ऐसा होता है बारिशें हों या किसी ओवरफ्लो होने की वजह से ज़मीन का पता नहीं चलता कि आया ये ज़मीन है या नाले हैं, तो उसके अंदर भी मोस्टली बच्चे गिर जाते हैं क्योंकि बच्चों को खेल रहे होते हैं, उनको अंदाज़ा नहीं होता कि ये मेन होल खुला हुआ है। अभी पिछले दिनों बहुत सारे केसेस भी सामने आए थे जहाँ पर जो है वो गटर का ढक्कन ना होने की वजह से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो गटर के अंदर गिर गए थे और उसके बाद बच्चे जो है वो उनकी जानें ज़ाया हो गई। बिल्कुल, 13D का एक हमारे पास वाक़या है जिसके अंदर हमने फिर मेन लाइंस को जो है पूरा उनको डिगअप किया था, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली बच्चा हमें नहीं मिल सका था क्योंकि वो लियारी नदी की तरफ जो है डाइवर्ट हो गया था। इस तरह हमारे पास बारिशें होती हैं तो बारिशों के अंदर जैसे हमारे पास पहाड़ी इलाके हैं उनके अंदर पिट होल्स बन जाते हैं, उसके अंदर पानी जमा हो जाता है, वहाँ पे अक्सर अमूमन बच्चे खेलने जाते हैं। फिर हमारे पास वाटर टैंक्स, वाटर पाइपलाइंस है। एक बच्चा था जो हमारे पास मेन लाइन जो वाटर सप्लाई कर रही है कराची की उसके अंदर नहा रहा था और वो उसके अंदर सकअप हो गया था, जो 7 किलोमीटर की लाइन है। वो बच्चा भी हमने रिकवर नहीं कर पाए थे क्योंकि उसकी बॉडी किसी लाइन में कहाँ अटक गई थी उसका भी हमें अंदाज़ा नहीं हो सका था। ठीक है, तो उसके अलावा जो आपके पास स्नेक कैचर मौजूद है ये भी आप कहाँ यूज़ करते हैं? दरियाओं में? स्नैक कैचर ये क्योंकि कुछ मार्शी एरियाज़ होते हैं जहाँ पे हमें स्नैक को टैकल करना पड़ता है, स्नैक का सामना होता है। वैसे भी फैक्ट्रीज़ वगैरह या ऐसी जगह होती है जहाँ पे स्नैक अमूमन आ जाता है, तो ये स्नैक कैचर एज हम अपनी सेफ्टी के लिए रखते हैं। अच्छा, अपनी सेफ्टी के लिए रखते हैं? अपनी सेफ्टी के लिए और लोगों की सेफ्टी के लिए। जैसे कि मैंने आपसे बात की थी नदी नालों की, तो उसमें बेसिकली लोग तेज़ाब यूज़ करते हैं घरों के अंदर, ब्लीचेस यूज़ करते हैं, तो उस चीज़ से बचने के लिए हमारे पास ये TDS सूट होता है जिसको हम ट्राई लैमिनेटेड सूट करते हैं। ये हमें तेज़ाब हो गया, कोई क्या कहते हैं एसिड हो गया, किसी किस्म की कोई भी किस्म का केमिकल हो या कोई डिब्रीज पड़ी हुई हो तो ये उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है और ये क्या कहते हैं स्क्रैच नहीं होने देता, अपने फटता नहीं है। इसकी 3 लेयर्स होती हैं इसके अंदर। अच्छा, मुझे एक आखिर में ये भी बता दीजिएगा कि हम लोग देखते हैं, जैसे मैं बात भी करी थी कि समुंदर में इस तरह के इंसिडेंट या दरियाओं में हम लोग देखते हैं पूरी कश्ती उलट जाती है, तो आप लोगों के पहुंचने तक का जो टाइम होता है उसमें अगर कोई बंदे वहाँ पर फंसे हुए हैं तो ऐसा क्या कोई 2-3 टिप्स हैं जो उनको पता हो या जो वो एक्सरसाइज करें तो उम्मीद है कि आप लोगों के आने तक वो बच जाएंगे? इसके लिए देखें, जब हमारे मुल्क में ना सेफ्टी को लेते हुए बहुत लाइट लिया जाता है, इस चीज़ पे हमारी बिल्कुल जो है ना फोकस नहीं किया जाता। आप कभी भी बोट पे सफ़र करें या आप कभी भी किसी दरिया के किनारे जाएं तो अपने साथ फ्लोटिंग डिवाइसेस ज़रूर लेके जाएं। फ्लोटिंग डिवाइस में जैसे कि मैंने आपको बताया लाइफ बॉयज़ होते हैं, लाइफ जैकेट्स होते हैं। इनका फ़ायदा क्या होता है कि इवन अगर आप दरिया में कूद जाएँ या आप तो ये आपको ड्राउन नहीं होने देते या आपको ऑन द सरफेस रखते हैं, ठीक है। और अगर आप जा भी रहे हैं तो कम से कम ये कोशिश करें कि अपने साथ किसी को लेके जाएं जो आपकी हेल्प आउट कर सके या कभी भी इमरजेंसी सर्विस को कॉल आउट कर। लोग क्या करते हैं, अगर एक डूब रहा होता है तो वो उसके पीछे जाके दूसरा उसको बचाने के लिए जाता है। अगर आप स्विमर नहीं हैं तो आप अपनी जान को रिस्क में ना डालें। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा, उसके अलावा एक और भी इक्विपमेंट इनके पास मौजूद है विच इज़ वेरी एडवांस, तो वो उसके बारे में भी इनसे जानते हैं। ये हमारा बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से भरपूर हमारे पास ये इक्विपमेंट है। इसको हम साइट स्कैनर सोनार कहते हैं। ये किसी भी बोट के साइट पे लग जाता है तो ये 2D इमेज जो है तकरीबन 25 से 30 मीटर और उससे अगर हाई रेजोल्यूशन चाहिए हो तो ये तकरीबन 1000 मीटर तक जो है हमें उसकी कवरेज दे देता है और उसको स्कैन करके
के हमारे कंप्यूटर पे उसको अपडेट कर देता है कि समंदर की सरफेस पे या किसी भी दरिया की सरफेस पे क्या बॉडी मौजूद है या कोई डेबरी मौजूद है, तो ये उसको आइडेंटिफाई कर सकता है। अच्छा, इसके बाद आपको आसानी क्या क्या होती है अगर ये आपके पास और आपके पास एक इमेज आ जाता है, उसके बाद बड़ा इजी हो जाता है, तो किस तरीके से हेल्प आउट करता है? इसमें हमारे पास इस तरह हेल्प आउट करता है कि हमारे डाइवर्स के वैसे तो हमारे पास सिलेंडर्स की बहुत ज़्यादा मिकदार मौजूद होती है और हमारे पास कंप्रेसर्स भी मौजूद होते हैं, लेकिन इससे हमें फ़ायदा क्या होता है, ये हमारा टाइम बचाता है। अगर हमें जगह जगह सर्चेस करने के बजाय हम इसको यूज़ करें तो हमें ऑन द स्पॉट पता चल जाएगा कि किस जगह पे किस पॉइंट के ऊपर बॉडी मौजूद है, तो हम उसको क्विकली रिकवर कर लेते हैं। हमारी एक्स्ट्रा एनर्जी उस पर ज़ाया नहीं होती, क्योंकि डाइविंग इटसेल्फ जो है वो बहुत स्ट्रेसफुल काम है। तो इसकी सर्चेस में, क्योंकि दरिया हो गए, समंदर हो गए, ये बहुत बड़ी फील्ड है, इसमें सर्च ऑपरेशन करना इजी नहीं होता, तो इसकी मदद से हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि किस स्पॉट पे हमें ऑपरेशन। अच्छा, मुझे बताइएगा, आप जैसे हम लोग देख रहे थे, हम लोग बात भी कर रहे थे कि जो सेफ्टी के मामलात हैं हमारे मुल्क में ज़्यादा सीरियसली उनको लिया नहीं जाता है। आपको लगता नहीं है जैसे स्विमिंग की ट्रेनिंग हो गई या जैसे इस तरीके से अगर कहीं आग लगती है पैनिक सिचुएशन में, हाउ टू हैंडल योरसेल्फ, इस तरह की ट्रेनिंग्स हमारे इंस्टीट्यूट्स में देनी चाहिए ताकि लोगों के लिए आसानी हो जाए? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ इन चीज़ों को बहुत निगलेक्ट किया जाता है, लेकिन अगर हम बाहर मुल्कों की बात करें या उनको देखें तो वो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा आगे हैं। इस हवाले से मैं एक चीज़ और आपको आगाह करना चाहूँगा, स्विमिंग बेशक आप जानते हो, लेकिन अगर आप कहीं ऐसी जगह, पानी जैसे दरिया होते हैं उसके नीचे झाड़ियाँ होती हैं, तो अवॉइड करना चाहिए। जो पिन पॉइंट लोकेशंस होती हैं अपनी पिकनिक्स या अपनी इंजॉयमेंट आप वहाँ पे करें तो ज़्यादा बेटर है। जैसे स्विमिंग पूल्स हो गए, वो एक कन्फाइंड स्पेस है, ठीक है, अगर आप वहाँ की हद तक स्विमिंग कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप किसी दरिया या समंदर, क्योंकि दरिया का पानी कभी भी तेज़ हो सकता है, ठीक है, समंदर का पानी कभी भी तेज़ हो सकता है, आप घबरा सकते हैं, तो उस सिचुएशन में अगर आप पैनिक कर गए तो आपको आपकी लाइफ को थ्रेट हो सकता है। तो बेहतर ये है कि अपनी सेफ्टी रखते हुए जहाँ आपको लगे कि यार ये सेफ इन्वायरमेंट है और हमें यहाँ पे बचा लिया जा सकता है, तो उन जगहों पे आप अपनी पिकनिक्स या अपनी इंटरटेनमेंट को एंजॉय करें। किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको लगे कि हादसा है, वहाँ पे आप ना ही जाएं तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। सैफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो बता रहे थे कि इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाती है, आप समुंदर या दरियाओं पर होते हैं और वहाँ पर कुछ पिकनिक स्पॉट्स आप लोगों को मुतय्यन करके दिए जाते हैं। वो इसीलिए दिए जाते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे वहाँ पर होते हैं जिनको पता होता है कि अगर यहाँ पर कोई इंसिडेंट हो जाएगा तो हाउ टू हैंडल दैट सिचुएशन। हम लोग जो हैं अक्सर ऐसा होता है कि हम यही कहते हैं कि हमें स्विमिंग आती है या हमें डाइव करना आता है या हम अपने आप को संभाल लेंगे, उसी चक्कर में हम ज़्यादा आगे चले जाते हैं और हम देखते हैं कि मुख्तलिफ हादसात का जो है वो हम शिकार भी हो जाते हैं। तमाम तरह इक्विपमेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं, और वही बात जो मैंने पहले भी की थी कि अच्छी बात यह है कि इस तरह के इक्विपमेंट जब आपके पास होते हैं और जब आपके पास प्रोफेशनल ट्रेनिंग याफ्ता लोग मौजूद होते हैं तो आप लोगों को ये तसल्ली होती है कि अगर खुदा न ख्वास्ता आपके इर्द गिर्द कोई भी ऐसा सानिया या वाक़या होगा तो आप लोगों के पास एक प्रोफेशनल लोग मौजूद हैं जो कि आपको बचा लेंगे, विच इज़ वेरी गुड। आज के प्रोग्राम की एपिसोड में हमने देखा कि किस तरीके से जो है वो CPR दिया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा कि कोई भी हंगामी सूरत हाल हो जाती है तो रेस्क्यू 1122 का इदारा जो है क्या वो फुली इक्विप्ड है, किस तरीके से जो है वो हंगामी सूरत हाल को वो लोग टैकल करते हैं। हम लोग मौजूद थे हेड क्वार्टर में, लेकिन इसके अलावा इनका स्कीम 33 में पूरी एक एकेडमी भी मौजूद है। वहाँ पर किस तरीके से काम होता है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ वहाँ पर होती हैं, वो सब कुछ भी हम आपको लाइव दिखाएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।